छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में गौवंशीय पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन की स्थिति को लेकर सवाल उठे। इस पर कृषि पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में 99.84 लाख गौवंशीय पशु हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश अभी दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। 2024-25 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 194 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि राष्ट्रीय मानक 300 ग्राम प्रतिदिन है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत राज्य में 1585 संस्थाएं और 800 प्रशिक्षित निजी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। वर्ष 2023-26 के दौरान 16.93 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए, जिन पर 1071.55 लाख रुपए खर्च हुए। पहला तो यह था कि प्रदेश भर में गौवंशियों के बारे में जानकारी मांगा गया था। साथ ही साथ दूध उत्पादन से लेकर के चिराग परियोजना के बारे में भी हमारे सदन के वरिष्ठ और विद्वान सदस्य आदरणीय अजय चंद्राकर जी का प्रश्न था। उसमें हमने उसका उत्तर दिया है कि छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के साथ साथ नस्लों के सुधार के लिए यहाँ हम लोगों ने एनडीडीबी के साथ जो है समझौता किया है और उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से छत्तीसगढ़ में जहाँ नस्लों के सुधार के लिए भी बृहद कार्य योजना बनाया गया है, वहीं दुग्ध उत्पादन के लिए जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करने के लिए अच्छे नस्ल की गाय भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ जिलों को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लेकर के हम इसका विस्तार कर रहे हैं और निश्चित ही साल 2 साल में ये रिजल्ट हम सबको दिखाई देने लगेगा कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना के तहत हमने इसे लिया है। हमारी सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोग ने ये ठाना है कि छत्तीसगढ़ में दूध के उत्पादन को हम जहां बढ़ाएंगे, वहीं हम गौ और भैंस वंशीय जो नस्ल है उसका भी संरक्षण और उसका रख रखाव बेहतर तरीके से करेंगे। इसकी जानकारी हमने सदन में दिया। उनकी पहले की जो योजना थी वो अलग तरह की थी। हम लोगों ने इसे संरक्षण, उनके विकास, उनके तमाम जो समस्याएं हैं दिखते हैं उसका भी निराकरण करने के लिए एक बृहद कार्य योजना बना करके बजटीय व्यवस्था किया गया है। पहले जो भी उनका था वो कागजी था। हम कागजी नहीं बल्कि हर योजना का एक एक पशुओं का उनका गणना करके और उसके रख रखाव से लेके उनके चारे की व्यवस्था से लेकर के उनके मेडिसिनल पूरे इंतजाम, उनके दवा दारू, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, इसका भी केयर करने के लिए भी हमारा गोधाम योजना है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कल हम सब उसका भी शुभारंभ कर रहे हैं। यद्यपि पहले भी शुरुआत एक जगह हुई है, कुछ जगहों में हमारे चल रहा है, बाकी जगह भी हम बहुत जल्दी इसका तेजी से हम विस्तार कर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शिक्षक और छात्रों के अनुपात को लेकर कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार से जवाब मांगा। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया था, जबकि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इसे लागू करने की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि नीति के अनुसार 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 19 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है और कई क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आसपास के स्कूलों को एक ही परिसर में मर्ज किया गया है। उनका दावा है कि प्रदेश में अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा और प्रदेश में नई शिक्षा नीति का सही क्रियान्वयन अभी नहीं हो पा रहा। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि मंत्री जी ने खुद माना कि स्कूलों में अनुपात का पालन नहीं हुआ है
जो कि शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। 30:1 का रेशियो का पालन होना है, और जहाँ पर सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ा के आंकड़े ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो अनुपात 25 से कम का होना है, 25:1 के। लेकिन मंत्री जी ने ये बात कबूल की और माना सदन में कि प्रत्येक स्कूल का वो जो डेटा उनके अधिकारी उनको दिए हुए थे वो पूरे प्रदेश का एक ओवरऑल एवरेज था। लेकिन शिक्षा नीति में चूंकि प्रत्येक स्कूल की बात की गई है, जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में उसका पालन नहीं हुआ है। उसके बाद जो मैंने सवाल किया कि जब पालन नहीं हुआ है तो जो आपने 57,000 से 34,000 और 5,000 की आप नौकरी पर आ गए हैं, तो क्या उसको लागू करके जो शिक्षक की कमी है उसको दोबारा निकालेंगे? तो उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कांग्रेस के लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले अब उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसको वो लोगों ने खुद लागू नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जो सतत प्रक्रिया है 2030 तक चलेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों का जो अनुपात है 20:1 होना चाहिए, मतलब 20 बच्चों पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुल प्रदेश में दर संख्या हम देखें, बच्चों की संख्या देखें और टीचरों की संख्या हम देखें, तो हमारा अनुपात 1:19 है। मतलब 19 बच्चों के बीच में हमारा एक अनुपात है। लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक विहीन रहते हैं, कुछ स्कूलों में एकल शिक्षक हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए भारत में पहली बार हमारे राज्य में माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे युक्तिकरण हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, युक्तिकरण के पूर्व प्रदेश के 8 प्राथमिक शाला, 2 कक्षाओं की प्राथमिक शाला में 15 टीचर थे। 61 प्राथमिक शाला जो ऐसे थे जहाँ पे 10 से 14 टीचर थे। 749 ऐसे प्राथमिक शाला थे, 2 कक्षाओं प्राथमिक शाला, जहाँ 6 से 9 टीचर थे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि 211 ऐसे स्कूल थे जहाँ शून्य बच्चों के बीच में भी टीचर काम कर रहे थे। एक तरफ प्रदेश में हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी है, बच्चे आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा है कि बच्चे नहीं है, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति है, पोस्टिंग है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने युक्तिकरण लागू किया। उसका आज लाभ ये हो गया पूरे प्रदेश में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे शिक्षक विहीन हो। आने वाले समय में हम शिक्षक गुणवत्ता बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जो आज कांग्रेस के सदस्यों ने जो पूछा कि यूडाइस कोड के बारे में बोला, तो एक संस्था में, एक परिसर में 4 अलग अलग स्कूल चलने का महत्व औचित्य क्या है, उनको समायोजित करके जो 3 स्कूल, 2 स्कूल, 4 स्कूल चल रहे थे, उसको एक परिसर में, एक बिल्डिंग में एक कंपोजिट स्कूल चलेगा। उसको ध्यान रखते हुए सारे स्कूलों को एक बड़े स्कूल में मर्ज किए हैं। यही मूल निश्चित था, जो हमारा उसका उद्देश्य ये है कहीं भी शिक्षकों का कमी ना हो, विषयवार शिक्षकों की कमी ना हो, और जो असमानता है गांव और शहर के बीच का असमानता है उसको हम दूर करें, ये हमारी कोशिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में गोधाम योजना का शुभारंभ कल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसका शुभारंभ बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के लाखासर गांव में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से 10-10 गोधाम बनाए जाएंगे। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में कुल 1460 गोदाम स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। अब तक 36 गोदामों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोदाम योजना के जरिए गौवंश के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और संसाधनों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कल छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गौधाम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तखतपुर विधानसभा बिलासपुर जिले के लाखासार ग्राम से ये गौधाम योजना का शुभारंभ होगा। राज्य सरकार सभी विकास खंडों में 10-10 गौधाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर 1460 गौधाम पूरे राज्य भर में बनाए जाएंगे। अभी 36 गौधामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और इस योजना का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होने वाला है। घुमंतु और
निराश्रित जो पशु हैं उनके संरक्षण के लिए इन गौधामों में काम होगा। तो निश्चित रूप से जो किसान परेशान है और जो हमारे पशु हैं उनको भी दिक्कत है, उन सब से निजात मिलेगा। और ये बहुत बड़े योजना का शुभारंभ कल छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। विधानसभा में अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष के बहिर्गमन पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सदन में अधिकारी मौजूद थे जिनमें राजस्व विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की कमिश्नर भी शामिल थी, लेकिन विपक्ष ने जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश की। कश्यप ने कहा कि विपक्ष का जनता से कोई वास्ता नहीं है, उनका सरोकार केवल अधिकारियों से है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में ही अफसरशाही हावी थी, जबकि भाजपा सरकार आम जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। वहीं गोदाम योजना को लेकर मंत्री ने बताया कि योजना का शुभारंभ आज दोपहर 3 बजे किया जाएगा। ये योजना पशुपालन विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप इसे प्रथम चरण में शुरू किया जा रहा है। सभी हमारे मंत्रीगण उपस्थित थे और अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित थे। भू अभिलेख के जो डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे, उनके तमाम अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व विभाग के हायर एजुकेशन के कमिश्नर वहाँ पर उपस्थित थे, उनके साथ में पूरे अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने किया, क्योंकि उनका वास्ता जनता के साथ में नहीं है, उनका वास्ता केवल और केवल अधिकारियों से संबंधित है और इसलिए वो अधिकारियों की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता के हितरक्षक है, आम जनता के हितों के लिए काम करने वाली है, इसलिए उनकी बातों को करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये कांग्रेस के समय थी और कांग्रेस के तो मंत्री ने जो उप मुख्यमंत्री रहे और एक विभाग के भार साधक मंत्री रहे, तो उन्होंने तो क्या कहते हैं अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। ये स्थिति निर्मित हुई थी। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कभी नहीं रही और ना होगी। सर, आपकी एक और महत्वपूर्ण योजना गौधाम की शुरुआत होने जा रही है। पहले कांग्रेस सरकार इसी पे गौठान बनाई थी, तो सर दोनों में अंतर क्या है? आज गोधाम योजना की लॉन्चिंग हो रही है और 3 बजे लॉन्चिंग होगी। इसमें पशुपालन विभाग के माध्यम से इसके को लाया जा रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था उस घोषणा के अनुरूप ये प्रथम चरण में लिया जा रहा है, जिसमें दुर्ग और बिलासपुर के जो गोधाम हैं वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और लंच के बाद जो हमारे गोवंश का कहते हैं वर्धन के दृष्टि से, उनके संवर्धन के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प इसमें पूरा होता हुआ दिखेगा। और हमारी मंशा है कि हमारे जो गो पालन के दृष्टि से हमारा ये पूरा छत्तीसगढ़ एक उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत हो। और अभी हमारी सरकार ने एनडीडीबी के साथ में अनुबंध भी किया है और दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से भी हम आगे आएंगे। इसकी दृष्टि से लगातार हमारी कार्य योजना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में रायगढ़ जिले में अलसी उत्पादन के लिए वितरित बीज के रिजेक्ट होने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार से इस पर जवाब मांगा। उमेश पटेल ने कहा कि मंत्री जवाब के अनुसार रायगढ़ जिले में 158.49 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्पादन रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे करीब 85% किसानों का रकबा प्रभावित हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में बीज क्यों रिजेक्ट किया गया और यदि किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला तो इसके लिए जिम्मेदार विभाग कौन है। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलने के कारण बीज रिजेक्ट करना पड़ा। उन्होंने बताया कि किसान को बीज तो दिया गया लेकिन उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। देखिए, सरकार की ये नीति है और ये नीति ओपन नीति है कि हम लोग धान की खेती से दूसरे खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तारतम्य में इन्होंने अलसी की खेती
के लिए बीज हमारे सभापति प्रोवाइड कराया किसानों को। उसके लिए एक प्रशिक्षण होता है, ना कोई प्रशिक्षण हुआ। बिना प्रशिक्षण के किसानों ने अलसी की खेती की। अलसी खेती होने के बाद उसमें ये कह के सारे खेत को रिजेक्ट कर दिया गया कि ये खरपतवार है। अब खरपतवार का ग्रेडिंग कहाँ होता है? बीज निगम में। बीज निगम में ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग किससे होता है? अलग अलग छन्नी होते हैं। आपके पास धान की अलग छन्नी होगी, आपके पास अलग फसल की अलग छन्नी होगी, अलसी की भी छन्नी होगी। वो छन्नी नहीं होने के कारण पूरा खरपतवार का ग्रेडिंग हो नहीं पाया। उसको कौन सहा? किसान सहा। तो सरकार की पूरी लापरवाही है। मेरी मांग है सरकार से कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, 8500 रुपए में इनको खरीदने का वादा किया गया था किसानों से अलसी खेती को, और कई हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। इसलिए मेरी मांग है, क्योंकि ये मान चुके हैं आज विधानसभा में कि एक गलती सरकार की है। चूंकि सरकार की गलती है, इसलिए मुआवजा राशि उनको 85-100 रुपए प्रति कुंटल इनको देना चाहिए। नहीं, निश्चित ही देखिए, हमारे जो अलसी के साथ साथ बाकी जो तेलहन की जो फसलें हैं उसके लिए हमारी एक बृहद कार्य योजना बनी है। उस योजना के तहत हम क्षेत्र का जहां विस्तार करेंगे, वहीं जहां हमारे इस प्रदेश में ही बीज का भी उत्पादन हम इससे कर सकें, ऐसा सोच करके हम किसानों को जहां हम ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं समय पर कितने समय पर उन्हें इसका फसल का बुआई कब होना चाहिए, उसका रख रखाव किस तरह से होना चाहिए, उसका भी एक कार्य योजना है। उस कार्य योजना के तहत ही इसका हम विस्तार करने के लिए और बेहतर उत्पादन लेने के लिए लोगों को भी प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुडियारी पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग क्षेत्र से 13 किलो 156 ग्राम गांजा के साथ एक अंतर्राज्य तस्कर और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेंद्र प्रसाद, जो मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और हेमलता के पत्र निवासी बिलासपुर आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं। दोनों शख्स से बचने के लिए ट्रेन में पति पत्नी बनकर सफर करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे खड़ियाल रोड से गांजा लेकर प्रयागराज ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से गांजे के साथ 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 6.77 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना गुडियारी में नारकोटिक एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप जैसे कि जानते हैं कि सरकार का 0 टॉलरेंस है नशे से रिलेटेड किसी भी चीज के ऊपर, और उसी तारतम्य में हम लोगों को कल रात में सूचना मिली कि 2 आरोपी राजेंद्र प्रसाद एवं हेमलता केवरत्या समता ट्रेन से आकर जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 7 है उसकी जो पार्किंग है उसके पास में रुके हुए हैं, और उसके बाद में 1 घंटे का बीच में टाइम था जिसमें वो लोग अगली ट्रेन पकड़ के सारनाथ पकड़ के यूपी निकलने वाले थे। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली उसके बाद में आरपीएफ और हमने मिलकर गुडियारी पुलिस स्टेशन ने मिलकर एक टीम गठित की, और टीम गठित करते ही वहां पर रेड की। जब हमने रेड की वहां से, तो आरोपी के पास से 2 नग फोन और साथ ही साथ तकरीबन 13 किलो गांजा जब्त किया गया। लगातार कार्रवाई